हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल SRG इन्फो पर। आज जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जिसके टॉपिक को हम जानेंगे वो है प्रजामंडलों की स्थापना। कि राजस्थान में कितने तरीके के प्रजामंडल आए और उन्होंने अपने अपने क्या क्या उद्देश्य रखे, उनकी स्थापना का क्या क्या उद्देश्य था। अब प्रजामंडलों की स्थापना की बात करें तो सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में जयपुर में की गई, परंतु इसने राजनीति में प्रवेश 1938 में किया। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई और कोटा में प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। इसी वर्ष उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल व अलवर में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1939 ईस्वी में भरतपुर में भी इसकी स्थापना हो गई और बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद 1944 ईस्वी में की। 1945 ईस्वी में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई तथा 1933 ईस्वी में सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में की गई और बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जोधपुर में जन आंदोलन से। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से आरंभ हुआ। जनवरी 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। द्वितीय महायुद्ध में जब अंग्रेजों ने देसी राज्यों से परामर्श किए ही बिना देसी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया तो मारवाड़ लोक परिषद में इसका विरोध में आवाज़ उठाई गई। जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपना रोष बताते हुए पद से त्यागपत्र दिए तो जोधपुर के जयनारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस कारण सरकार ने 29 मार्च 1940 ईस्वी को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इनमें प्रमुख थे जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल। इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका और उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिक्टेटर फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर के शिव दयाल दवे को भी, जिसे 7वां डिक्टेटर बनाया गया था, गिरफ्तार कर लिया। 8वें डिक्टेटर तुलसीदास राठी को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन लोक परिषद के 3 डिक्टेटरों को गिरफ्तार कर लिया। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। शीघ्र ही भीड़ इकट्ठी हो गई। घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गई। क्रुद्ध जनता ने पुलिस को भला बुरा कहा और उन पर पत्थर फेंके। इनमें रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी शामिल थी। इससे पूर्व उन्होंने सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास किया। 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधान अध्यापिका ने इस सभा में एक जोशीला भाषण दिया। बाद में सार्वजनिक मांग पर 1944 ईस्वी में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए और अक्टूबर 1946 ईस्वी को डाबरा कांड हुआ, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। यद्यपि राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस कृत्य की तीव्र भर्त्सना की गई, परंतु जोधपुर महाराजा ने इसकी कोई परवाह नहीं की। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह का देहांत हो गया और उनके पुत्र हनुवंत सिंह को गद्दीशीन किया गया। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटचारी को हटा दिया और अपने जागीरदारों व रिश्तेदारों का मंत्रिमंडल बना लिया। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा और उनके समझाने पर राजा ने वस्तुस्थिति को समझा और 1948 ईस्वी में जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 में जोधपुर वृहत्तर राजस्थान में विलीन हो गया। आइए अब आगे बात करते हैं बीकानेर में जन आंदोलन की। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक थे और उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने राज्य में व्यवस्थापिका, हाई कोर्ट व नगर पालिकाओं का निर्माण कर सुधारक की भूमिका अदा की थी, परंतु जन आंदोलन को उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया था। बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास व उनके 8 साथियों को फंसा दिया और जेल में अनेक यातनाएं दी। मध्याराम वेद ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और उनके बाद शार्दुल सिंह राजा बने।
पिता की तरह पुत्र ने भी दमन चक्र को चालू रखा, परंतु 1947 ईस्वी के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए और 1947 ईस्वी में बीकानेर एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा तथा धारा सभा की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग व हाई कोर्ट का भी गठन किया गया। जनता को कतिपय मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा के प्रतिनिधि भेजे। बीकानेर ने वृहद राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा नहीं की। लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। कहें कि तो इसके अनुसार शासक के संरक्षण में कार्य करते हुए जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार बनाई जा रही थी और व्यापक मताधिकार पर आधारित 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई। कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासन एक परिषद को सौंप दिया गया जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। शासक ने यह भी घोषणा कर दी कि 2 वर्षों के भीतर ही उनके संरक्षण में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। जनवरी 1948 में महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक सभा में घोषणा की कि नया संविधान स्वीकार करने योग्य नहीं है। 2 फरवरी 1948 को यह घोषणा की गई कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। 18 मार्च 1948 को शार्दुल सिंह ने मंत्रिपरिषद के स्थान पर एक मिला जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की, जिसका कार्य राज्य में दैनिक शासन को जारी रखना था। यह मिला जुला मंत्रिमंडल अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सका। प्रजामंडल चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं था। सामंती प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार चलाना संभव नहीं था। प्रजामंडल के सदस्यों ने मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया। विवश होकर महाराजा ने मंत्रिमंडल भंग कर दिया। केंद्र के दबाव के फलस्वरूप उसे प्रस्तावित चुनाव भी रद्द करने पड़े। इसी बीच कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य आरंभ हुआ। देसी राजाओं को भी संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने को आमंत्रित किया गया। महाराजा शार्दुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय किया। उसने अन्य राज्यों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पर्णिकर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख था। देसी नरेशों के समक्ष अब यह विकल्प था कि वे स्वतंत्र रहे या भारतीय संघ या पाकिस्तान में सम्मिलित हों। महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय किया। आइए आगे बात करते हैं जैसलमेर में जन आंदोलन की। जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहां जन चेतना का नितांत अभाव था। इसका मूल कारण यह था कि जैसलमेर में कम जनसंख्या थी और इसका अधिकांश भाग मरु भाग था। यातायात के साधनों का अभाव था और संचार माध्यम भी विकसित नहीं थे। यहाँ के राजाओं ने जन आकांक्षाओं को अधिक दबा रखा था। यही कारण है कि पहला समाचार पत्र विजय 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1932 ईस्वी में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया। राजा ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगाकर इसके मंत्री को जेल में डाल दिया। सागरमल गोपा ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की, परंतु वे रियासती शासन के आतंक व अत्याचार के शिकार हुए। सागरमल अपनी व्यथा का वृत्तांत निरंतर जयनारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू को भेजते रहे। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में ही जलाकर मार डाला गया। इसके बाद मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का साहस किया, परंतु राजा के आतंक से बचने के लिए इसकी स्थापना जोधपुर में की गई। 28 मई को जयनारायण व्यास व मीठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला और एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसके पश्चात जनभावना को नहीं दबाया जा सका। अंत में जैसलमेर भी वृहद राजस्थान में शामिल हो गया। अब बात करते हैं मेवाड़ में जन आंदोलन की। मेवाड़ राज्य में जन जागृति का सूत्र पहले ही बिजोलिया सत्याग्रह और बेगू किसान आंदोलन के रूप में हो चुका था। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। इस पर माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए और अपनी गतिविधियों पर संचालन वहां रहकर करने लगे। लेकिन मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को देवली से जबरदस्ती उठा लिया और उन्हें यातना ही नहीं दी अपितु मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया गया। फरवरी 1939 में प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। नवंबर 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ।
इस अवसर पर आचार्य जे.बी. कृपलानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित भी आईं और खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई और इसका कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। इसी प्रकार भील, मीणा और आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता को सुपुर्द किया गया। अगस्त 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और इसके संबंध नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। धीरे धीरे देश के वातावरण के साथ मेवाड़ में भी परिवर्तन आने लगा। महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया, जिसका प्रारूप के.एम. मुंशी ने तैयार किया। स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ भी राजस्थान में विलीन हो गया। अब बात करते हैं कोटा में जन आंदोलन की। कोटा में जन जागृति का सूत्रपात लगभग 1918 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। कोटा निवासियों ने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू कर दिया था। उनमें गांधी टोपी पहने जाने का उत्साह शुरू हो गया था। यहाँ पंडित नैनू राम शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए थे। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया और 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। फिर उनके साथ पंडित अभिन्न हरि भी हो गए और दोनों ने मिलकर सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। अभिन्न हरि मांगरोल के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने यह 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना वहाँ की। इसकी अध्यक्षता पंडित नैनू राम ने की। अधिवेशन के स्वाध्याध्यक्ष सेठ मोतीलाल बनाए गए। 1940 ईस्वी में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित अभिन्न हरि ने की। इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक भी भाग लेने आए थे। कोटा प्रजामंडल की गतिविधियों को उस समय जब गहरा धक्का लगा जब पंडित नैनू राम की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी और इससे पंडित अभिन्न हरि का पर प्रजामंडल का पूरा भार आ गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन्न हरि ने आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में उनके साथ मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव, श्रीमती वेणी माधव आदि इत्यादि उनके साथ थे। 1945 ईस्वी में इस आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल हो गए। उन्होंने जुलूस निकाले और आम सभाएं आयोजित की। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन भीड़ ने शहर कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा झंडा फहरा दिया। कोटा की शहर बना के फाटक बंद कर दिए गए। शहर में आने वाली सब सड़कों के गड्ढे खोद दिए ताकि बाहर से कोई मदद ना आ सके। कोटा के दीवान सर हरिलाल घोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह आंदोलन को कुचल देना चाहते थे, परंतु कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलाया था कि सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया। बाद में प्रधानमंत्री और आईजी पुलिस को भी दरबार ने हटा दिया। इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, नागरिक, किसान, मजदूर और छात्र सब आ गए। जब देश आज़ाद हुआ तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण वे पूरे राजस्थान में उपराज प्रमुख बनाए गए। आइए आगे बात करते हैं बूंदी में जन आंदोलन की। बूंदी में भी कोटा की भांति राजनीतिक जागृति के लक्षण पहले ही से ही दिखाई दे रहे थे। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने कर वृद्धि और बेगार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। पुलिस ने किसानों पर अपना दमन चक्र चालू किया और नमाणा ग्राम में बहुत अत्याचार किए, जिससे आंदोलन में और तेजी आ गई। बूंदी के महाराव ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयत्न किया। 1931 ईस्वी में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1936 ईस्वी में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कांतिलाल व नित्यानंद ने इसकी परवाह न करते हुए प्रशासकीय सुधारों की मांग की। 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया, परंतु जब वे 1941 ईस्वी में वापस बूंदी आए तो उन्होंने फिर आंदोलन प्रारंभ किया। 1942 ईस्वी में उन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा को साथ लेकर आंदोलन छेड़ दिया। समय की मांग के अनुसार महाराव ईश्वर सिंह में भी परिवर्तन आया और उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी। भारत आज़ाद होने पर बूंदी भी वृहद राजस्थान में विलीन हो गया। हमारा अगला जन आंदोलन है जयपुर में जन आंदोलन। जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश अर्जुन लाल सेठी ने किया। उनके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की और 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की।
प्रारंभ में इसका कार्य समाज सुधारी रहा। बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल अग्रवाल, कपूर चंद पाटनी व दौलतमल भंडारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जयपुर शहर में इस दमन चक्र की भर्त्सना की गई। आखिर सरकार प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत करने को तैयार हो गई और अगस्त 1939 ईस्वी में दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रजामंडल को मान्यता मिल गई और सेठ जमनालाल बजाज व अन्य कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। 1940 ईस्वी में पंडित हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी। 1941 ईस्वी में नवंबर में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन छेड़ा गया तो जयपुर महाराज ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। अब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं रहा। इस समय प्रजामंडल में दो वर्ग हो गए थे। एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था और दूसरा, जिसका नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, आंदोलन के पक्ष में ही नहीं था। परंतु बाबा हरीशचंद के गुट के दबाव में सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया और दोनों में बातचीत के बाद निम्न समझौता हो गया, जिसमें पहला था कि युद्ध के लिए राज्य सरकार जनधन की सहायता नहीं देगी। दूसरा, प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी। तीसरा, ब्रिटिश प्रांतों से आने वाली किसी आंदोलनकारी को प्रवेश करने में नहीं रोका जाएगा। चौथा, जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य अतिशीघ्र कार्यवाही करेगा। और पांचवा, प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्यवाही नहीं करेगा। इस समझौते के फलस्वरूप जनसाधारण में आंदोलन करने की प्रेरणा समाप्त हो गई। शास्त्री समझौते के बावजूद आज़ाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया, परंतु गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 ईस्वी में जब जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आज़ाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीनीकरण हो गया। अक्टूबर 1942 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया, जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था। इस समिति ने 2 वर्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप 1945 ईस्वी में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई, परंतु दोनों में महाराजा का ही वर्चस्व था। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें परिषद में 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर विजय प्राप्त की। 24 जुलाई 1947 के दिन जब नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई तो जयपुर नरेश ने यह घोषणा कर दी कि वह भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे। लेकिन जब उत्तरदायी सरकार का निर्णय किया गया तो उसमें प्रजामंडल का केवल एक ही सदस्य लिया गया। जनता के दबाव पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण हो गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। महाराजा मान सिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख और कोटा महाराव को उपराज प्रमुख बनाया गया। आगे बात करते हैं अलवर में जन आंदोलन की। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की, खादी का प्रचार किया और आम जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया। जब मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जय सिंह को गद्दी से उतारकर अपने मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया तो इसके विरोध में जनता ने एक आम सभा आयोजित की। राज्य सरकार ने हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1938 ईस्वी में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अन्य प्रजामंडलों की भांति अलवर प्रजामंडल ने भी उत्तरदायी सरकार की मांग और आंदोलन को चालू किया। 1940 ईस्वी में राज्य द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने का प्रजामंडल ने विरोध किया। इस पर हरिनारायण शर्मा और उसके सहयोगी मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। आम जनता ने इसका विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी प्रजामंडल ने आंदोलन किया। जनवरी 1944 ईस्वी में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तरदायी सरकार की मांग को दोहराया गया। फरवरी 1946 में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन ही छेड़ दिया और कई गिरफ्तारियां दी। इसके पश्चात जून 1946 ईस्वी में प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन से आंदोलन किया। प्रजामंडल और सरकार में टकराव 1947 ईस्वी में भी चलता रहा। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके लिए अलवर के दीवान NB खरे को उत्तरदायी ठहराया और सरकार को यह संदेह था कि महात्मा गांधी की हत्या में खरे की मिलीभगत थी। अतः खरे को दिल्ली में रहने के आदेश दिए गए और मार्च 1948 में अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। आइए आगे बात करते हैं भरतपुर में जन आंदोलन की।
भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। भरतपुर के तत्कालीन राजा महाराजा किशन सिंह 1900 से 1927 ईस्वी एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों व नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित किया। वे उत्तरदायी सरकार बनाने के भी पक्षधर थे। उनके प्रगतिशील विचारों की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने उनको गद्दी से उतार दिया और बालक विजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठा दिया तथा शासन चलाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1938 ईस्वी में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने और कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इस पर प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अंत में 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई और सब नेता जेल से छोड़ दिए गए। 30 दिसंबर 1940 ईस्वी को परिषद का पहला सम्मेलन जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 में ब्रज जनप्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की। इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव करवाए जिसमें 50 सदस्य थे, जिसमें 37 निर्वाचित थे। प्रजा परिषद ने इसमें से 27 पद जीत लिए। युगल किशोर चतुर्वेदी को उनका पहला नेता बनाया गया और मास्टर आदित्येंद्र को उपनेता। लेकिन परिषद को ढकोसले का शीघ्र ही पता लग गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना चालू कर दिया। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 ईस्वी को बयाना में आयोजित किया गया और फिर उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। प्रजामंडल ने सत्याग्रह चालू कर दिया। राज्य सरकार ने सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 14 जनवरी 1947 ईस्वी को वायसराय विवेल व बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह भरतपुर आए। उनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया और सारे नेता जेल में डाल दिए गए। अलवर के मेवो व जाटों में दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। आइए अब बात करते हैं धौलपुर में जन आंदोलन की। धौलपुर में जन चेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 ईस्वी में ही प्रारंभ कर दिया था। 1936 ईस्वी में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। इसके पश्चात 1938 ईस्वी व 1940 ईस्वी में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की। 12 नवंबर 1946 को तासीम गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया, परंतु सरकार ने किराए के गुंडों के माध्यम से दंगे फसाद करवा दिए। 1947 ईस्वी के बाद भी धौलपुर प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की मांग करता रहा। अंत में 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासनाधिकार त्यागने पर मजबूर कर दिया। बाद में धौलपुर को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। अब बात करते हैं करौली में जन आंदोलन की। करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। इसके प्रमुख नेता त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा व मान सिंह आदि थे। अन्य राज्यों की भांति करौली में भी आंदोलन समाप्त करने के प्रयास किए गए। नवंबर 1946 में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव देने के लिए नियुक्त की। प्रजामंडल ने मांग की कि इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए, परंतु महाराजा ने यह मांग अस्वीकार कर दी और कुछ समय बाद करौली का मत्स्य संघ में विलीनीकरण हो गया। अब बात करते हैं अन्य राज्यों में जन आंदोलन की। राजस्थान में अनेक राज्य ऐसे थे जहां राजनीतिक चेतना का विकास 20वीं सदी के दूसरे व तीसरे दशक में हुआ। उनमें थे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक व कुशलगढ़। झालावाड़ राज्य ऐसा राज्य था जहां के राजा स्वयं प्रगतिवादी थे और उन्होंने अनेक कदम ऐसे उठाए जिसमें जन चेतना में वृद्धि हुई। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ द्विवेदी, डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भीकाल भाई भील, प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट आदि ने जन चेतना लाने में अथक प्रयास किए और प्रजामंडलों की स्थापना की। डूंगरपुर के ही भोगीलाल पंड्या ने भीलों, चमारों और अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियां तथा अंधविश्वासों को दूर किया। उन्हीं के प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बांसवाड़ा व भील भाल्य इलाकों में भूपेंद्र नाथ द्विवेदी ने जन जागृति पैदा की।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी राज्यों को वृहद राजस्थान में विलय हो गया। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा पॉडकास्ट जिसमें हमने राजस्थान के प्रजामंडलों के बारे में पढ़ा और जाना। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुना, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ एंड थैंक यू आपका साथ देने के लिए। थैंक यू।